हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 आपका एग्ज़ाम आपके बहुत सामने है और जैसे आप जानते हैं कि हम लोग इस समय आपका जो है 1 बाय 1 प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं और इस टाइम पे तो हम रिविजन प्रैक्टिस सेट लेकर के चल रहे हैं और जिसमें मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उनको फ़ौरन जा कर के ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस लेके आती हूँ वो वन लाइनर फॉर्मेट में होते हैं, तो इसमें आपका ज़्यादा समय भी नहीं जाता है। यूजुअली जो ट्रेंड चल रहा है कि मतलब अब एक एक दो दो घंटे की वीडियो होती है और उसमें निकल के आते हैं 40 से 50 क्वेश्चन। मेरी 10 से मतलब मुश्किल से हार्डली 10 to 15 मिनट्स की वीडियो मैं रखती हूँ और जिसमें कि मतलब सीधे आपने एक प्रश्न पढ़ना है और उसका सामने उसका आंसर लिखा होता है, उसी तरह से जैसे आप खुद की नोट्स बनाते हैं। तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत जो है टाइम को बचाता है और साथ में पढ़ने के लिए भी आसान रहता है। तो इसी उद्देश्य के साथ में हम अपना ये काम कर रहे हैं कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। क्योंकि एग्जाम दोस्तों, हम आज का जो अपना प्रैक्टिस सेट है वो आज हम अपना आप स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन है, वो ये कहता है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा बहुतायत पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। मतलब कि सूर्य की सतह पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन, उसके अलावा जो दूसरा है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो होता है हीलियम। मतलब कि हाइड्रोजन और हीलियम ये आपका सूर्य की सतह पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम। इन दोनों में से कभी भी कोई भी पूछा जा सकता है। कभी भी हीलियम देकर के हाइड्रोजन पूछ सकते हैं, हाइड्रोजन देके हीलियम पूछ सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे, हीटर के तार किसके बने होते हैं। हीटर मतलब विंटर तो अभी जस्ट गया है, आप सबने अपने घरों में हीटर लगाए होंगे। तो इसके जो तार होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो वो नाइक्रोम के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की सुल्ताना रज़िया सुल्तान किसकी पुत्र थी। एक तो यहाँ पर ये आपको जानना ज़रूरी है कि दिल्ली की मतलब कि रज़िया सुल्तान जो थी वो कहाँ से जुड़ी हुई थी, दिल्ली से जुड़ी हुई थी, दिल्ली की सुल्ताना थी। कई बार मिलाने को मैचिंग आता है तो रज़िया सुल्तान दे देंगे, सामने दिल्ली लिखा होगा या सामने कुछ और लिखा होगा। तो आपको अगर पता है कि मतलब रज़िया सुल्तान दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, तभी आप उस मैचिंग को या मिलान के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पे दो प्रश्न एक साथ में है। एक तो ये आपको जानना है कि रज़िया सुल्तान कहाँ की सुल्तान थी, दिल्ली की सुल्तान थी और किसकी पुत्री थी, तो वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न है कि भारत के कौन से राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि के रूप में जाना जाता है। तो भारत की जो तमिलनाडु है उसको जो है मंदिरों की पुण्य भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर होते हैं, तो इसी वजह से भाई मंदिरों की पुण्य भूमि के रूप में तमिलनाडु को जाना जाता है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं काशी से, तो क्योंकि काशी में भी बहुत सारे मंदिर हैं, तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर है, साउथ में तो बहुत जगह पे बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे। लेकिन अगर मंदिरों की पुण्य भूमि के तौर पे कोई जाना जाता है तो वो तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है। ये तो आपको ज़रूर पता होगा कि विशाखापट्टनम साउथ में है, लेकिन साउथ में कहाँ पर है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है साउथ में आंध्र प्रदेश में है। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या बैंगलोर इस तरह के 3 4 मतलब आपके ऑप्शंस हो तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको आंसर सही जवाब ना पता हो। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित गैस कौन सी होती है। मतलब ये जो ऑटोमोबाइल आपके जितने वाहन होते हैं इससे कौन सी गैस निकलती है जो हार्मफुल होती है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत हार्मफुल होती है, ये ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित होती है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी। मतलब जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उसी दौरान में क्या हुआ था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी जो इन्होंने वापस कर दी थी। एक घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। मतलब कि आपको पता ही होगा क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी से जुड़े हुए हैं, तो ये बात आपको ज़रूर पता होगी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो बेहद ही भयानक हत्याकांड था, जो है बहुत ही दर्दनाक हुआ था। सबको एकदम सामने ही गोलियों से छल्ली कर दिया गया था जो है अंग्रेज़ों के टाइम पे। तो ये जो है उन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है इस जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में वापस कर दिया था।
अगला है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब स्वतंत्रता प्राप्त हो रही थी उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी जी थे। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह आप जानते हैं महान शहीद जो है अपने क्रांतिकारी, जो इनको जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये डेट पूछी जाती है और आपको वैसे भी एक इंडियन होने के नाते पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में वास्तुकला के स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा वास्तुकला का स्वर्ण काल जो कहा जाता है वो शाहजहां जी के काल को कहा जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक के प्रश्न और इनके जवाब आपको समझ में आए होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, बस इतना होता है कि आपको ये प्रश्न आपके आंखों के सामने से पास होने चाहिए, आंखों के सामने से गुजरने चाहिए। अगर आपने इनको 2-3 बार भी पढ़ लिया, तो अगर आपको नहीं भी याद है तो भी अगर एग्ज़ाम में ये आपके ऑप्शंस आपके सामने आएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर सही कर पाएंगे। जो है कुछ आंसर्स आपको एकदम डायरेक्ट याद होते हैं जो आप तुरंत लिख पाते हैं, और कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो हमारी अनकॉन्शियस मेमोरी में सेव हो जाते हैं, जो मतलब हमें पता नहीं होता है कि हमें लग रहा है कि हमें नहीं याद, लेकिन हमने कहीं पढ़ा है कहीं सुना है, तो वो हमें जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन सामने आते हैं तो वो जवाब हमारे सही हो जाते हैं। चलिए हम अब अपने अगले पेज की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उनकी इजाज़त के बिना दावतें पर तानाशाही करके त्योहारों पर भी रोक लगा दी थी? मतलब कि ये आपको बताना है कि एक सल्तनत कालीन राजा, मतलब एक राजा के बारे में बताना है कि उनकी इजाज़त के बगैर जो अमीर लोग भी हैं, भाई गरीब तो दावत करेगा नहीं बेचारा, तभी गरीब कहाँ से दावत कर पाएगा, उसके पास पैसे ही नहीं होते थे उस टाइम पे, जो है ये लोग रहने ही नहीं देते थे। और अगर मान लो कोई अमीर भी है, सॉरी, अगर वो अमीर भी है तो वो अगर कोई दावत करना चाहता है, किसी को इनवाइट करना चाहता है, कुछ अपने घर पे कोई त्यौहार मनाना चाहता है, तो उस पर भी रोक लगा दी थी। किन्होंने रोक लगाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी जी ने रोक लगाई थी। आपको पता ही है, आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, बेहद तानाशाही थे जो है अलाउद्दीन खिलजी। तो इन्होंने इनकी इजाज़त के बगैर, मतलब आप दावत नहीं कर सकते, आप त्यौहार नहीं मना सकते हो, इस तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर अगर दावत या फिर त्योहारों पर रोक लगा दी गई हो, ऐसा कोई प्रश्न अगर आपके सामने आए तो जवाब उसका अलाउद्दीन खिलजी होगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? मतलब लक्षद्वीप जो है, अभी मोदी जी अभी टहल करके आए हैं वहाँ पे, तो वैसे भी ये सब प्रश्न बहुत चर्चा में हो जाते हैं। मोदी जी कहीं से टहल करके आते हैं तो करंट अफेयर में भी आ जाता है, और भी तमाम तरीके से ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो जो आपका केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, वो उसका जो न्यायिक क्षेत्र है, इसका कार्य कौन सा न्यायालय देखता है? तो वो जो है केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? ये क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की जो सबसे बड़ी लोकसभा है वो लद्दाख लोकसभा है। और अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जाता है? मतलब कि जब अगर उपराष्ट्रपति को बाय द वे किसी रीज़न से हटाना होता है तो उसका जो प्रस्ताव होता है वो केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। जैसे अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना हो या किसी कारणवश राष्ट्रपति को हटाने की बात होती है तो उसका प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में होता है। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा होता है और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा होता है, और ये ओनली आंसर होता है, मतलब ओनली लोकसभा एंड ओनली राज्यसभा। ओनली लोकसभा फॉर राष्ट्रपति एंड ओनली राज्यसभा फॉर उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक का कार्यकाल होना चाहिए? मतलब कि अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको जज का, मतलब कि कोई को वहाँ पे नियुक्त करना है, तो उनके पास हाई कोर्ट में कितने साल का मिनिमम कार्यकाल जज के तौर पे होना चाहिए? तो वो 10 वर्ष का कार्यकाल है। मतलब उन्हें 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में उन्होंने जज के तौर पे काम किया हुआ है, तभी वो सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे नियुक्त हो सकते हैं। तो सही जवाब है 10 वर्ष, 10 ईयर्स। अगला प्रश्न है बैलाडीला क्यों प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला, आप ये शब्द याद रखिएगा, बैलाडीला। अगर इस शब्द से कोई भी फेमस कुछ पूछा जाता है तो हमेशा उसका जवाब लौह अयस्क होता है। बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि सागरीय खरपतवार किसका स्रोत है? सागरीय खरपतवार
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस में जीएसडी के एवरीवेयर ये प्रश्न बहुत मोस्टली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये सारे। और आप जब एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो आप ज़रूर मतलब ये अगर आपने इन जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं अगर आपने उनको पढ़ा है तो और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो आपको लगेगा कि मतलब आपका ये पढ़ना वेस्ट नहीं गया है। क्योंकि मैं ज़्यादा बहुत इक्विप्ड नहीं हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्मार्ट बोर्ड या ऐसा कोई संसाधन नहीं है। मैं सिंपल मोबाइल फ़ोन से अपना वीडियो बनाती हूँ, एक पेपर पे अपने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस जो हम सर्च करते हैं उनको हम लिख करके बस आपके सामने ये किसी मतलब यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने बस पहुँच जाता है जो है। लेकिन इतना पता है कि ये बहुत इक्विप्ड नहीं है, बहुत स्मार्ट बोर्ड पर नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ये बहुत काम का है आपके। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े बड़े संस्थानों में वो चीज़ें नहीं मिलती जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में मिल जाती हैं। तो यही सोच करके कि मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके लिए प्रश्न लेकर के आती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा पूरी तरह से दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि हम कोई पेपर तो लिख नहीं रहे, बस उम्मीद होती है कि हमने जहाँ से कंटेंट हमने उठाया हुआ है वहाँ से पूछा जाएगा जो है, बाकी वक्त बताएगा। चलिए आगे चलते हैं कि द्वीप जिसे इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहते हैं, मतलब एक द्वीप आपको नाम बताना है जिसे इंडोनेशिया का हृदय स्थल यानी कि इंडोनेशिया का हार्ट कहते हैं, वो है जावा द्वीप को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल जो है 123 ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया था? तो स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी जो है वो राजभाषा है। इस बात को याद रखिएगा, हिंदी हमारी जो है वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बोलिएगा जो है कभी भी। इंडिया तो आपका मल्टीपल लैंग्वेज का जो है लेकिन हमारा भारतीय है और यहाँ पे जो हिंदी है उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है? 14 सितंबर 1949 को दिया गया है और इसी वजह से हम 14 सितंबर को भी हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं जो है। तो दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए इतने ही प्रश्न हैं। अब हम मिलेंगे अगली किसी वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। और आप लोगों के लिए छोटी सी सूचना ये है कि लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ाती हूँ वो सभी हम अपने चैनल पर भी शेयर करते हैं। आप वहाँ से भी ले सकते हैं, सिंपल स्मार्ट आपका स्क्रीनशॉट करके आप सारे प्रश्न यहाँ से भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर के उद्देश्य ये होता है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन पढ़ें। जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो आपके लिए है कि आप उसको पढ़ें। और बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और बेल आइकन का बटन प्रेस करने से आपको ये सुविधा होती है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो चलिए पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।